हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और जल्दी से बताइए, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? ठीक, जल्दी बताइए भैया। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार, फटाफट लाइव आ जाएंगे। देखते हैं कि आज आपका जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट चल रहे हैं और प्रेसिडेंट में मैं आपको पढ़ा रही थी पावर्स। और पावर्स में मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी आपकी जुडिशरी पावर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, जिसमें जिनको हम कहते हैं क्षमादान शक्तियां, या जिनको हम कहते हैं आपके पार्डन पावर्स, ये हम कहते हैं। नीरज कुमार जी, जय मां सरस्वती, हिमांशु चौहान जी, गुड आफ्टरनून। आकाश, हेलो। सौरभ, चिरंजीत, रामेश्वर, अंजलि, पुत्तन, सौरभ, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। और आपको आज का दिन, जैसा कि आप जानते हैं कि दो आपके मेन डे हैं आज। जैसे पहला, आज अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि है आज, तो आपको महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा, जो लड़कियां इस क्लास में जुड़ी हुई हैं उन सभी को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आपको उसी के बारे में मैं जो है उन लड़कियों को सभी को उस दिन की बधाई देती हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने कल क्या पढ़ाया था? तो मैम प्रेसिडेंट पढ़ाया था। और प्रेसिडेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट में हमने क्या शुरू किया था? तो प्रेसिडेंट में कल की क्लास में बच्चों हमने स्टार्ट किया था आपके राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने हेडिंग डलवाया था आपको, राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने शुरू किया था। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षमादान शक्तियां, जो कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां भी जिनको हम कहते हैं। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में दो आर्टिकल्स आते हैं, दोनों को हम आज रीड करने वाले हैं। ठीक है, दोनों को हम रीड करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे एक बार, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। लव कुश, अभिलेख, ललित, अविज, निराशा, प्रमा, हरी, अमित, कपिल, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, जिनको हम बोलेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिनको हम बोलेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और इसमें मैं दोबारा बता देती हूँ कि पहले मैं पढ़ा रही थी न्यायिक शक्तियाँ। क्या पढ़ा रही थी बच्चों? न्यायिक शक्तियाँ आपको पढ़ा रही थी। मैं जुडिशरी पावर्स आपको बता रही थी, जुडिशरी पावर्स। और जुडिशरी पावर्स में आपका पहला, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि जुडिशरी पावर्स में हम पहले पढ़ेंगे क्षमादान शक्तियाँ, क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, क्षमादान शक्तियाँ, जिनको इंग्लिश में लिखेंगे पार्डन पावर्स, पार्डन पावर्स। और बेटा ये हैं आपके आर्टिकल 72 में। ये प्रश्न सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि पार्डन पावर्स क्या होती हैं। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि पार्डन पावर्स क्या होती हैं, क्षमादान शक्तियां क्या होती हैं। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, तो क्षमादान शक्तियों में मैंने आपको बताया था कि आपके राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमा दे सकते हैं। और ये क्षमा 5 तरीके से दी जाती है। ये क्षमा आपको मैंने क्या बताया था कि ये क्षमा आपके 5 तरीके से दी जाती है, जिसमें पहला मैंने बोला था कि क्षमा, यानी कि बच्चों पार्डन। मैंने कल बताया था कि जब कोई अपराधी, ऐसा अपराधी जिसको कोर्ट सजा देता है, ठीक है, ऐसा कोई भी आपका अपराधी जिसको कोर्ट ने सजा दे दी हो, उस कोर्ट से सजा मिलने के बाद में अगर वो चाहता है कि उसकी सजा की माफी उसे मिल जाए, ध्यान से सुनना, उसकी सजा की माफी उसे मिल जाए, तो वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है। वो राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है, और रिक्वेस्ट करेगा पिटीशन देकर। पिटीशन को हम कहते हैं याचिका। पिटीशन देगा, और ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास जो पिटीशन जाएगी,
वो पिटीशन आपके जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो पिटीशन होगी वो आपका अपराधी खुद लेकर नहीं जाएगा। उसे या तो वो अपने वकील से या किसी और के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भिजवाएगा। कभी भी अपराधी को डायरेक्टली राष्ट्रपति से मिलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू रोमिल। तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्डन की जब हम बात करते हैं तो पार्डन में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या कहा जाता है, अपराधी को अपराधी को अपराधी को एक मिनट, अपराधी को सजा से पूर्ण सजा से मुक्त कर दिया जाता है। सजा से पूर्णतः मुक्त क्या किया जाता है, पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि उसको जो भी सजा दी गई है। और इस पूर्णतः मुक्त में मैंने कल भी बताया था कि डेथ ऑफ सेंटेंस यानी कि जो मृत्यु दंड होता है, डेथ ऑफ सेंटेंस जिसको हम मृत्यु दंड कहते हैं बेटा, इसको भी इसमें क्षमा किया जा सकता है। आपके क्षमा का मतलब होता है कि राष्ट्रपति उस अपराधी को, चाहे उसको कोई भी सजा क्यों न मिली हो, भले ही मृत्यु दंड ही क्यों न दिया गया हो, उसे माफ कर सकते हैं। अपराधी को सजा से पूरी तरीके से फ्री कर देते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। ये क्षमा में होता है। दूसरा मैंने दो आपको बता दिए थे। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया था प्रविलंबन बताया था, जिसको हम रीप्राइव्स कहते हैं। और प्रविलंबन में मैंने आपको बताया था कि केवल फांसी को सस्पेंड किया जाता है, उसे कुछ समय के लिए टाला जाता है। तो रीप्राइव्स लिखिएगा, रीप्राइव्स प्रविलंबन। इसमें क्या कहा जाएगा, डेथ ऑफ सेंटेंस, डेथ ऑफ सेंटेंस, डेथ ऑफ सेंटेंस। ठीक है, डेथ ऑफ सेंटेंस यानी कि जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड को निलंबित किया जाता है। निलंबित यानी कि बच्चों सस्पेंड किया जाता है। निलंबित यानी कि इसका मतलब होता है सस्पेंड। और बेटा सस्पेंड का मतलब होता है कुछ समय के लिए चीजों को टालना। ऐसा नहीं है बेटा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जो सजा है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मृत्यु दंड की सजा को ये मत समझना कि यहाँ पर भी माफी दी जाती है। नहीं, यहाँ माफी नहीं दी जाती, माफी दी जाती है पार्डन में। यहाँ पे तो केवल मृत्यु दंड की, अगर किसी कैदी की, किसी अपराधी की जो सजाएं मान लो वो दे गई है कि मार्च में इसको फांसी दी जाएगी, तो वो ये पिटीशन डाल सकता है कि मुझे मार्च में ना दे जाके मुझे मई या फिर जून या जुलाई में, मतलब अपनी फांसी की सजा को आगे बढ़वा सकता है। तो ये पिटीशंस आती है और इसको हम कहते हैं रीप्राइव्स यानी कि प्रविलंबन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपका एक होता है, ध्यान से सुनना, एक होता है बेटा परिहार। क्या होता है, परिहार होता है। और परिहार को हम बोलते हैं रिमीशन। रिमीशन, जब हम रिमीशन की बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सजा में कमी होती है। सजा में कमी, रिड्यूस इन पेनल्टी। क्या किया जाता है, जो पेनल्टी दी गई है बेटा, पेनल्टी जो दी गई है उसमें रिड्यूस किया जा सकता है, उसमें कमी की जाती है। जैसे इसको हम क्या समझ सकते हैं, इसको हम उदाहरण ले सकते हैं कि 20 वर्ष की सजा को 20 वर्ष की सजा को कम करके 20 वर्ष की सजा को कम करके 20 वर्ष की सजा को कम करके आप 18, 15, 10 कर सकते हो। 18, 15 या 10 कर देना, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सलोनी, सौरभ, ठीक है, और प्रकाश जी। चलिए, तो ये आपके 20 वर्ष की सजा को कम कर दिया। एग्जाम्पल मतलब जितनी पेनल्टी दी गई है बेटा, उतनी ही पेनल्टी को हम कम करवा लेते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अपराधी का व्यवहार अच्छा है। राजा कुमार जी बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है डी। तो डी क्या है,
टी है बेटा जी लघुकरण, जिसको हम कहते हैं कम्यूट। कम्यूट कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। और लघुकरण की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो चीजें होती हैं, सजा में कमी, ठीक है, सजा में कमी, और साथ साथ बेटा सजा में कमी के साथ साथ सजा की प्रकृति में परिवर्तन। सजा की प्रकृति में परिवर्तन, ध्यान से समझना, सजा की प्रकृति में परिवर्तन। जैसे आपको मान लो, जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, कठोर सजा को, कठोर सजा को साधारण कारावास में, कठोर सजा को साधारण कारावास में परिवर्तित, साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना, साधारण कारावास में परिवर्तित कर देना, ये इसका मतलब है। जैसे मान लो कि आपको क्या मिली हुई है, रिजिड पेनल्टी, और उस रिजिड पेनल्टी को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, सिंपल पेनल्टी में। तो इस तरीके से नेचर चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी इंग्लिश में भी लिखूंगी, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं यहाँ से। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे, हाँ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, अर्थ क्या है वो समझ लीजिए पहले। कहने का अर्थ ये है बेटा कि आपका जो, या ये जो आपका नेचर ऑफ पेनल्टी है, नेचर ऑफ पेनल्टी, नेचर ऑफ पेनल्टी, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। और कन्वर्ट कैसे होगा, तो कन्वर्ट ऐसे हो सकता है कि मैम रिजिड पेनल्टी, रिजिड पेनल्टी कन्वर्ट टू, रिजिड पेनल्टी कन्वर्ट टू सिंपल पेनल्टी, टू सिंपल पेनल्टी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपकी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे होगे इस वाले में केवल सजा कम हो रही है, सजा का नेचर नहीं बदल रहा, सजा वही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो केवल कमी होगी, लेकिन इसमें आपकी सजा में कमी तो होगी होगी, साथ साथ सजा के नेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को, आपकी अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को 20 साल की कठोर सजा दी गई है, तो उस 20 साल में भी कमी की जाएगी और कठोर सजा को साधारण सजा, यानी कि जो रिजिड पेनल्टी है उसको सिंपल पेनल्टी में चेंज कर दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। मैम ऐसा क्यों है कि अपराधी को मिलने नहीं दिया जा सकता, और ऐसा इसलिए है हरीशचंद्र जी क्योंकि राष्ट्रपति जी भी एक इंसान है, वो भी एक ह्यूमन नेचर की, उनके अंदर जो है क्वालिटीज होती हैं। और जब कोई अपराधी अगर उनके सामने जा रहा है, मान लीजिए वो अपराधी है, कोर्ट को पता था कि उसने क्या अपराध किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अपनी सजा को माफ कराना चाहता है तो वो बहुत मासूम सा दिखता है। वो राष्ट्रपति के पैर पकड़ ले, रोना शुरू कर दे, गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति एक इंसान है। तो राष्ट्रपति इमोशनल होके डिसीजन ना ले, इसलिए उसको मिलने की परमिशन नहीं दी जाती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अभी इस बारे में कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अश्विन। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका क्या होगा, वो होता है आपका ई, और उसको कहते हैं रेस्पाइट। और रेस्पाइट का मतलब होता है विराम, विराम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में सजा माफ करना, विशेष परिस्थितियों में सजा को माफ करना। तो यहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन ऐसी बन जाए, स्पेशल सिचुएशन का आप उदाहरण ले सकते हैं। और स्पेशल सिचुएशन का उदाहरण ये है बच्चों कि आप ये कह सकते हैं कि मैम मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, या उसको कोई ऐसी डिसीज, ऐसी बीमारी है कि अगर उस व्यक्ति को कुछ दिनों में ही वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी,
और राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पिटीशन जाती है तो वो उसकी सिचुएशन को देखते हो, क्योंकि वो वैसे भी जिंदा तो रहने वाला है नहीं, तो इसलिए क्या किया जाएगा, तो बेटा इसलिए उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। परिहार क्या है, परिहार में आपके सजा के वर्षों में कमी की जाती है। सजा में कमी लिख के दिखवा रखा है, 20 वर्ष की सजा को कम करके 18, 15 या 10 कर देना, 18, 15 या 10 कर देना, ये आपका बेटा रिमिशन है। और कम्यूट क्या है, जिसमें सजा भी कम होती है और सजा का नेचर भी कम होता है, वो सॉरी नेचर भी परिवर्तित होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सभी को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो ये आपके यहाँ पे एक आर्टिकल ये हो गया, मतलब इनकी जो जुडिशरी पावर्स हैं, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं, इनमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, पार्डन पावर्स। अब जुडिशरी शक्तियों में ही बेटा एक आर्टिकल और होता है, आर्टिकल 143, यानी कि ये इनकी दूसरी जुडिशरी पावर है। और इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनना, आर्टिकल 143 इसमें क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह देते हैं। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, देखना क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय। एक बच्चा कल इतना कंफ्यूज था कि मैम आपने हर जगह उच्चतम न्यायालय लिखवाया है जबकि आपको सर्वोच्च न्यायालय लिखवाना था। तो बेटा आप चाहे इसको उच्चतम न्यायालय कहें या आप इसको सर्वोच्च न्यायालय कहें, एक ही बात होती है। उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। उस बच्चे ने पूरा मेरे पास फोटो भेज दिया कि मैम आपने जो है हर जगह गलत लिखवा रखा है, आपने सर्वोच्च को उच्चतम लिखवा दिया है। बेटा जी उच्चतम का मतलब ही होता है सर्वोच्च। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से वैधानिक वैधानिक यानी कि जो लीगल मैटर्स होंगे, वैधानिक लीगल, वैधानिक और सार्वजनिक महत्व यानी कि पब्लिक इम्पोर्टेंस, सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इम्पोर्टेंस, सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलों यानी कि मैटर्स पर, सार्वजनिक मामलों पर सलाह यानी कि एडवाइस ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक इम्पोर्टेंस और लीगल मैटर्स पर एडवाइस ले सकते हैं। और ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस तभी देगा। ऐसे अश्विन कह रहे मैम ऐसे तो सब सजा कम करवा लेंगे। अश्विन ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति सबकी पिटीशन थोड़ी एक्सेप्ट करते रहेंगे, और पिटीशन हर कोई देता भी नहीं, हर किसी को मौका मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हर किसी की पिटीशन अगर एक्सेप्ट होती तो फिर यहाँ पे सारे लोग क्राइम करते, जुडिशरी जो है सजा देती और राष्ट्रपति उनको छोड़ देते। ऐसा नहीं होता है। कारावास का मतलब होता है जेल, नकुल जी, जेल, कस्टडी में जब आप रहते हैं, पुलिस की कस्टडी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन आगे लिख दीजिएगा, लेकिन सलाह को मानने, लेकिन उच्चतम न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति
लेकिन उच्चतम न्यायालय की सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य यानी कि बाउंड, बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि सलाह तभी देगा जब राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे, और सलाह बेटा कभी भी किसी पर भी बाध्यकारी नहीं होती है। सलाह तो अगर कोई मांगता है तो हम दे देते हैं, अब वो सलाह को माने या ना माने ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जब वो सलाह मांग रहे हैं तो वो सलाह को माने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और अगली पावर्स की बात करते हैं जिनमें आपकी पावर्स आएंगी। ध्यान रखिएगा, अब आपकी नेक्स्ट पावर है कार्यपालिका शक्तियां। ध्यान से पढ़ लो, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ कमेंट्स पर भी सिर्फ कमेंट पर ही फोकस रहता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यपालिका शक्तियां, इसमें आप ध्यान रखेंगे कार्यपालिका शक्तियां में कि आपको मैंने एक आर्टिकल लिखवाया था, आर्टिकल 53, जिसमें मैंने लिखवाया था कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये मैं समझा चुकी हूँ और आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आर्टिकल 53 आपकी इनकी एक एग्जीक्यूटिव पावर है, जिनका प्रयोग वह स्वयं, जिनका प्रयोग वह स्वयं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ये मैंने इंग्लिश में भी लिखवा दिया है, तो आप प्लीज़ अपने नोट से इसको नोट कर लीजिएगा। अधिकारियों, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के की सलाह से करेंगे। ये मैंने पूरा आर्टिकल आपको पहले ही समझा दिया है, तो मैं अब यहाँ नहीं समझाने वाली हूँ। पहले ये तो लिख भी दिया, बल्कि मुझे लिखना भी नहीं चाहिए था, सिर्फ आर्टिकल 53 लिख के छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, क्लियर है? आगे आगे इसी एग्जीक्यूटिव पावर में एक पॉइंट तो ये हो गया ए, इसी में एक बी पॉइंट आएगा आपका कार्यपालिका शक्तियों में, और वो होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स बाय द प्रेसिडेंट, मतलब आपके राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करते हैं वो भी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब किस किस की करते हैं तो उदाहरण देख लो, पीएम, प्रधानमंत्री, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, दूसरा मंत्री ऐसे ही लिख दो, कॉमा लगा लगा के लिख देती हूं मैं। ठीक है, कॉमा लगा लगा के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर पीएम, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM लिख दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इलेक्शन कमीशन, ऐसे लिखेंगे, चेयरमैन, नहीं क्या कहते हैं, चीफ, इंग्लिश में लिखूं हिंदी में, सॉरी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर
एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, पूरा लिख देना। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त, इंग्लिश में उधर ही लिख दिया है दोनों, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, और सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल यानी गवर्नर, उच्चतम और उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और बेटा जी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में आपने कई बार सुना होगा कैग, और नहीं सुना है तो मैं पढ़ाऊंगी इसको। मतलब आप लिखेंगे इसको कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और लास्ट लिख दूंगी बस, बाकी खुद लिखते रहना, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इस सब नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका हो गया, मतलब कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की। आगे क्या बात करेंगे? विधायी शक्तियां, या पहले छोटी छोटी शक्तियां पढ़ लेते हैं। अब पहले पढ़ लो सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स, ठीक है, मिलिट्री पावर्स। इसमें कहा जाता है कि जो सैन्य शक्तियां होती हैं, इसमें आपकी 3 सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। बेटा आर्मी, एयर फोर्स और बेटा नेवी, ये 3 सेनाएं होती हैं, ध्यान रखना। तीनों सेनाओं के प्रधान मतलब हेड, राष्ट्रपति। अगली लाइन ये हो गया, अगली लाइन तीनों सेनाओं के चीफ की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के चीफ की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा एवं युद्ध समाप्ति की घोषणा,
और युद्ध समाप्ति की घोषणा, युद्ध समाप्ति की घोषणा। दोनों ही काम बेटा आपके देश के राष्ट्रपति करते हैं कि युद्ध कब होगा ये यही घोषित करते हैं, और युद्ध अगर वापस लेना है तो युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी यही करते हैं। और एक चीज और लिख लेना, नोट डालकर, नोट डालकर सैन्य शक्तियों को ऐसे राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को संसद द्वारा कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन सीधा आता है बेटा कि राष्ट्रपति को जो मिलिट्री पावर्स हैं, वो मिलिट्री पावर्स अगर कम करनी है तो उसका अधिकार राष्ट्रपति को है। 3 सेनाएं हैं, तीनों का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होती हैं इनकी सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों के साथ साथ बेटा इनको दी गई हैं कूटनीतिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां दी गई हैं? इनको दी गई हैं कूटनीतिक शक्तियां। ये अगली पावर्स हैं, कूटनीतिक बोलते हैं, या कई बार इनको बोलते हैं राजनयिक शक्तियां। दोनों वर्ड लिख दिए हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। और इनको बोलते हैं डिप्लोमैटिक पावर्स, डिप्लोमैटिक पावर्स। कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमैटिक पावर्स, जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि संघीय कार्यपालिका के सभी कार्य, संघीय कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यानी कि आपकी जो सरकार है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं? मैम, हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, या कोई और मिनिस्टर भी अगर कहीं जाता है तो काम तो वो करते हैं लेकिन नाम राष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का सर्वोच्च पद होता है। जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा, विदेशों में भारतीय राजदूतों, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, भारतीय राजदूतों को कहते हैं बेटा एम्बेसडर, ठीक है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो बेटा ये इनकी राजनयिक या डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं। राजदूत की अगर हम बात करते हैं, कि अगर राजदूत की बात करेंगे तो आपने देखा होगा, जिनको आप जैसे पहले हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री में दूत बोलते हैं। राजदूत कोई नई चीज नहीं है, राजदूत इतिहास से चला आ रहा है। जैसे आपकी अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आपके सेल्यूकस निकेटर का एक दूत आया था। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और दूतों का काम होता था कि राजाओं के बीच के संबंधों को बनाना। तो यहाँ पर भी आपके जो एम्बेसडर्स होते हैं ये विदेशों में काम करते हैं, होते तो भारतीय हैं
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, होते तो भारतीय हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आपके ये भारतीय हैं, लेकिन इनका काम कहाँ है? विदेशों में। जैसे हमारी एम्बेसी अमेरिका में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, ऐसे ही अमेरिका की, चाइना की, और अगर हम बात करते हैं तो आपके अमेरिका, चाइना, या फिर उसकी रशिया की बात कर लें, तो इनकी एम्बेसीज भी हमारे यहाँ पर हैं, और इन एम्बेसीज में होते हैं एम्बेसडर। और ये एम्बेसडर्स क्या करते हैं कि हमारे देशों के बीच जो संबंध हैं उनको बनाने में भूमिका निभाते हैं। साथ साथ मान लो मेरा आज अमेरिका जाकर घूमने का मन है और मैं अमेरिका गई, अब वहां पे अमेरिका में मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहां की पुलिस से भी मुझे हेल्प नहीं मिल रही, तो बेटा आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे, कि आपकी अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, तो मैं वहां पर अपने एम्बेसी की हेल्प ले सकती हूँ, मतलब इस एम्बेसडर की हेल्प ले सकती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद जहां होंगे वहां पे जरूरत होगी वहां मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी डिप्लोमेटिक पावर्स कितनी पावर हो गई? कार्यपालिका शक्तियां हो गई, न्यायपालिका शक्तियां हो गई, सैन्य शक्तियां हो गई, और आपकी कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियां। 4 प्रकार की शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। 5वीं शक्ति की हम जब बात करेंगे तो एक होती हैं इनकी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल पावर्स। वित्तीय शक्तियां जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल पावर्स, ये भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। वित्तीय शक्तियां जिनको हम कहते हैं फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स में बेटा जब आप बात करोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना, फाइनेंशियल पावर में आपको लिखना है आर्टिकल 109। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक, धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, मनी बिल लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, अनुमति के बाद पेश यानी कि इंट्रोड्यूस्ड, पेश यानी कि इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा। मतलब पहले राष्ट्रपति पे आपको क्या लेना होगा? अप्रूवल लेना होगा, और आपको ध्यान रखना है अनुमति को क्या कहेंगे इंग्लिश में? अप्रूवल। तो पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा इस मनी बिल को पेश करने से पहले, और मनी बिल कहाँ पेश होगा? केवल लोकसभा में ही होता है, ये राज्यसभा में कभी पेश नहीं होता। अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, और वो क्वेश्चन ये उठ रहे होंगे कि मनी बिल क्या होता है। तो बेटा अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है जितना मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा अभी बताने के लिए मुझे संसद को पढ़ाना होगा, और वहाँ पे मैं मनी बिल को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आप राष्ट्रपति का जब इसमें रोल देखेंगे तो इतना रोल है कि जब भी ये विधेयक लोकसभा में पेश होगा तो पहले राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना होगा, मतलब राष्ट्रपति से पूछना होगा कि क्या हम इस बिल को पेश कर सकते हैं, और अगर राष्ट्रपति हाँ कहेंगे तो फिर हम कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक की परिभाषा, इस धन विधेयक की परिभाषा जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन, वो आपकी आर्टिकल 110 में है। लेकिन इसमें ये बात कहाँ कही गई है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद पेश होगा, तो वो आर्टिकल 109 में कही गई है। आर्टिकल 109, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है आपका आर्टिकल 267, जिसमें कहा गया है कि भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, यानी कि हम कह सकते हैं कंटेंजेंसी, कंटेंजेंसी फंड ऑफ, फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया
भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, राष्ट्रपति का नियंत्रण यानी कि बेटा कंट्रोल, राष्ट्रपति का नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण की इंग्लिश लिख रही हूं यहाँ, कंट्रोल। राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ठीक है, इनका कंट्रोल होता है। अब बच्चों के दिमाग में प्रश्न कि ये कंटिजेंसी फंड क्या होता है, कहाँ पर है कंटिजेंसी फंड? आर्टिकल 267 में। आपको जब मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, वह वहां आपने बताया था भारत की संचित निधि, और आर्टिकल बताया था 266 बताया था, और साथ साथ वहीं लिखवा दिया था कि संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है, लेकिन इस निधि पर किसका? राष्ट्रपति का नियंत्रण। मैम, संचित निधि तो थी जिसमें सरकार का पैसा जाता है, सरकार जो कमाएगी सब उसमें डालेगी, लेकिन ये आकस्मिक निधि क्या है? तो बेटा थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना और एक एक शब्द को सुनना। मैंने आपको बताया था कि जो कंटिजेंसी फंड होता है उसमें आपकी सरकार की इनकम डलती है, सॉरी कंसोलिडेटेड फंड जो होता है, मतलब भारत की जो संचित निधि होती है उसमें सरकार की कमाई पड़ती है और सरकार वहां पे सारी कमाई डालती है। अब जब कमाई वहां पे डालती है तो खर्चे भी कहाँ से होंगे? वहीं से। लेकिन सरकार को पैसा डालने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन जब पैसा निकालेगी तो सरकार को संसद की वो चाहिए। अंकित कुमार जी पेशेंस रखिए, बताऊंगी। तो सरकार को पैसा निकालने के लिए किसकी परमिशन चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है कि किसकी परमिशन चाहिए? मैम, परमिशन चाहिए उस समय संसद की। ठीक है, क्या चाहिए? संसद की परमिशन चाहिए। और जो संसद होती है, जब हम उसकी बात करते हैं तो संसद एकदम परमिशन नहीं देती, संसद से परमिशन लेने में समय लगता है। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे एक उदाहरण दूं, एक एग्जांपल दूं कि कहीं पे बाढ़ आ जाए, अब कहीं पे बाढ़ आ गई है और बाढ़ आने के कारण वहां पे जो लोग रहते हैं उनके घर खत्म हो गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सरकार वहां पर खर्चा करे। सरकार खर्चा तो करेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार जो खर्चा कर रही है उसको खर्चा करने के लिए संचित निधि से पैसा निकालना होगा। लेकिन संचित निधि पर कौन बैठा है? संचित निधि पर संसद बैठी हुई है, और संसद जब परमिशन देगी, और जब संसद परमिशन देगी तभी सरकार वहां से पैसा निकाल पाएगी। लेकिन इतना समय इस तरह की सिचुएशन में नहीं होता है, तो उसके लिए कंटिजेंसी फंड बनाया गया है, मतलब ये एक इमरजेंसी फंड होता है। और इस कंटिजेंसी फंड से सरकार को सिर्फ राष्ट्रपति को बताना होता है और राष्ट्रपति तुरंत पैसा निकाल के दे देते हैं। यहां पे राष्ट्रपति को पैसा निकालने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, सरकार बताएगी, राष्ट्रपति तुरंत पैसा निकाल के दे देंगे। लेकिन राष्ट्रपति जब पैसा निकालेंगे तब तो नहीं पूछेंगे, तब किसी से नहीं पूछेंगे, लेकिन पैसा निकालने के बाद संसद को बताएंगे। मैम, क्यों बताएंगे संसद को? क्यों बताएंगे संसद को? क्या जरूरत है राष्ट्रपति को? क्योंकि बेटा इस कंटिजेंसी फंड में भी जो पैसा आ रहा है वो संचित निधि से ही आता है। कंटिजेंसी फंड में जो पैसा आ रहा है वो भारत की संचित निधि से ही आता है, और जब तक ये संसद को नहीं बताएंगे तो संसद को पता नहीं चलेगा। इसलिए इस कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति संसद को बताते हैं। क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाएगा, सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? पहला क्वेश्चन, आंसर करोगे राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है? तो 267 में, या फिर लिखा होगा 267 का, लिखा होगा 267 का सब क्लॉज 1। दूसरा क्वेश्चन,
फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति किसको इन्फॉर्म करते हैं, किसको सूचना देते हैं। ये बात नोट कर लेना कि आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति संसद को बताते हैं। मैं लिखवा ही देती हूं क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, इस निधि से पैसा निकालने के बाद, इस निधि से पैसा निकालने के बाद, पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति, निकालने के बाद राष्ट्रपति, निकालने के बाद राष्ट्रपति संसद को, संसद को सूचना देंगे। और मैंने अभी कारण बताया कि क्यों देंगे, क्योंकि संचित निधि से ही पैसा आकस्मिक निधि में आता है। अगर ये नहीं बताएंगे तो संसद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉपिक से भटकना तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम्हें कितना भी समझा लो। अब तुम कमेंट करते रहो फालतू के, मैं देखने वाली तो हूं नहीं। ठीक है, क्योंकि बेटा आपकी वजह से फिर और लोगों का टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद में एक आर्टिकल होता है यहाँ पे 112, जिसमें है बेटा बजट, और बजट को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। ये बात ध्यान रखना कि संविधान में बजट जैसा कोई शब्द लिखा नहीं गया है। संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसको क्यों लिखवा रही हूं, ध्यान रखना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष पे राष्ट्रपति, ऐसे लिखना, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष बेटा कहते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण है, के लिए वित्त मंत्री से, फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री से बजट पेश करने के लिए, बजट पेश करने के लिए कहते हैं, बजट पेश करने के लिए कहते हैं। यानी कि बजट कौन पेश करवाता है, राष्ट्रपति। लेकिन करता कौन है, वित्त मंत्री। ध्यान रखना, पेश करने के लिए राष्ट्रपति किससे कहेंगे, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से। और आपकी फाइनेंस मिनिस्टर इस समय है निर्मला सीतारमण। तो राष्ट्रपति उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई इस बार का बजट पेश करो। और किस बार का, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होता है। और बजट होता क्या है कि बजट में सरकार पूरे साल का खर्चा आपके सामने बता देती है कि मैं पूरे साल इतना खर्च करूंगी, और दूसरी तरफ बताती है कि इतना मुझे इनकम होगा। कहाँ से खर्चा होगा, कहाँ से इनकम होगी, ये दोनों चीजें किस में बताती है, सरकार बजट के अंदर बताती है। और इस बजट को पेश करने के लिए कहते हैं आपके देश के राष्ट्रपति। आप जल्दी से यहाँ पे इसको नोट कीजिए।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट किस लिए कहते हैं इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि पूरे साल का ब्यौरा आपको देती है सरकार। मैं इतना खर्च करूंगी, इतना कमाऊंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आकस्मिक निधि से बेटा संसद की नहीं, राष्ट्रपति की परमिशन से पैसा निकलता है। और राष्ट्रपति किसी की परमिशन नहीं लेंगे पैसा निकालने के लिए, लेकिन जब निकाल लेंगे उसके बाद लेंगे, उसको सूचना देंगे, मतलब परमिशन शब्द यूज नहीं करेंगे, सूचित करेंगे, क्योंकि वहीं से पैसा आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका लास्ट आर्टिकल बचता है इसमें वित्तीय शक्तियों में, आर्टिकल 280, जिसमें आपने सुना होगा एक होता है आपका वित्त आयोग। तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर यानी कि एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन करते हैं। गठन का मतलब है फॉर्म्ड, गठन करते हैं। कितने सालों में होता है बेटा, 5 सालों में। कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि वित्त आयोग छिड़ गया है तो यही हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वित्त आयोग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की बेटा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं। कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स होते हैं इसमें 5। 5 में से बेटा आपके एक होते हैं इसके अध्यक्ष, जिनको हम कहते हैं चेयरमैन, और आपके इनके अलावा होते हैं 4 अन्य सदस्य। तो टोटल कितने हो गए, 5, यानी कि 4 अदर मेंबर्स। और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये 5 साल पे बनता है, और चेयरमैन और ये जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति, इनकी अपॉइंटमेंट सबकी कौन करेंगे, आपके देश के राष्ट्रपति। हर 5 साल पे राष्ट्रपति 5 सदस्यों से एक वित्त आयोग बनाते हैं, जो आर्टिकल 280 में बनता है, और ये भी इनकी एक वित्तीय शक्ति है। अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा, प्रथम वित्त आयोग का गठन। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ मैम, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, 51 में हो गया, लेकिन कार्य प्रारंभ 1952 में। 1952, तो कब तक चला होगा, 1957 तक। गठन 1 साल पहले हो जाता है, लेकिन कार्य करना शुरू करेगा ये आपका 1951 में। इसका गठन हो गया था, लेकिन कार्य शुरू किया इसने 52 में, और 52 से 57 तक इसका कार्यकाल था। अब ये जो प्रथम वित्त आयोग है, इस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। देखिएगा, अब तक 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है। अब तक 15वां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, और जो 15वां वित्त आयोग है इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह,
और बेटा 16वें वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, का गठन हो चुका है, क्योंकि गठन पहले ही हो जाता है, हो चुका है। और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। जब आपका 15वां वित्त आयोग काम बंद कर देगा तो फिर आपका 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में काम करेगा। मतलब अभी तक कौन सा कार्य कर रहा है? 15वां। 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये आज का लास्ट लिख लो कि अगर इन सबको चेयरमैन और इनको अगर त्यागपत्र देना हो, रिजाइन देना हो इनमें से किसी को भी, तो रिजाइन ये दे सकते हैं, रिजाइन देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति। और लास्ट लाइन लिख के मैं खत्म करती हूं। अगर हम बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, तो लिख दीजिएगा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य करों का बंटवारा, करों की आय, करों की आय का, करों की आय का बंटवारा। मतलब टैक्स से जो भी इनकम होती है उनमें कितना हिस्सा केंद्र का होगा और कितना सरकार का, ये यहाँ पर वित्त आयोग बताता है। तो आज आपकी ये खत्म, कल आपकी 2 शक्तियां बची हैं, आपकी विधायी और आपकी जो है क्या कहते हैं आपातकालीन शक्तियां। तो कल ही मैं शुरू करूंगी आपातकाल, एक अलग चैप्टर भी है और इनकी शक्तियां भी हैं। कल हम शुरू करेंगे आपातकाल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।